तो आज का हमारा लेक्चर डे 33, लेक्चर 3 इंडियन पॉलिटी का। आज का जो हमारा लेक्चर है, इसमें हमने डिस्कस करना है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, क्या स्ट्रक्चर है उसका। ठीक है, एक्ट्स के बाद आज हमने ये चीज डिस्कस करनी है। अब यहाँ पे सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे कुछ जनरल फैक्ट्स जानते हैं। हम्म। तो जैसे कि सबसे पहला पॉइंट देखो, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सबसे पहले आइडिया किसने दिया था, वो थे आपके एम एन रॉय। उन्होंने 1934 में आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का पहली बारी आइडिया दिया था कि इंडिया का फ्यूचर डिसाइड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी चाहिए जिसके अंदर हर जगह से रिप्रेजेंटेटिव्स हों। और ये जो बॉडी होगी, ये फाइनली एक इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो बैठ के एक ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार करे जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे। एम एन रॉय आपके फाउंडर भी थे ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी इनके द्वारा बनाई हुई है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उसके ये फाउंडर थे। तो कम्युनिज्म की भी इन्होंने शुरुआत की और ऑब्वियसली इनका झुकाव इसी चीज़ की तरफ था कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बने, हम इस चीज़ के ऊपर खास फोकस दें कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो सबको इक्वालिटी दे, जस्टिस दे, वो सारी चीज़ें दे। ठीक है। पर यहाँ पे पहली बारी इस चीज़ की शुरुआत हो रही थी कि किसी ने एक सुझाव दिया कि ऐसी कोई बॉडी बननी चाहिए। जो अपने आप में इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1936 में सेशन हुआ था लखनऊ में। लखनऊ सेशन हर साल उनका दिसंबर में सेक्शन होता था, सेशन होता था दिसंबर में, जहाँ पे सारे के सारे जो टॉप लीडर्स हैं नेशनल कांग्रेस के, और उस जिस भी एरिया में ये हो रही है मीटिंग, वहाँ पे जितने भी लोकल मेंबर्स हैं सब असेंबल होते थे। और अपनी अपने एरिया की प्रॉब्लम्स डिस्कस करना, आगे इंडिया की फ्रीडम मूवमेंट के लिए क्या स्टेप्स उठाने, उसके लिए डिस्कशंस करना, ऐसी सारी चीज़ों की बातें होती थी। तो यहाँ पे आपकी कॉन्स्टिट्यूंट से अगर आपको ये पूछा जाए, तो लखनऊ सेशन में हुई थी 1936 में। उस टाइम आपके प्रेसिडेंट थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो उनकी प्रेसिडेंटशिप में पहली बारी बात हुई थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने की। 1939 में पहली बारी सी राजगोपालचारी ने, ठीक है, वो फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने बोला कि देखो हमें जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनानी चाहिए, 15 नवंबर 1939 को एग्जैक्ट डेट अगर बोलो, वो एक स्पीच दे रहे थे, उसके अंदर उन्होंने बोला कि जो हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एक तो बननी चाहिए, और ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनेगी, इसे एडल्ट फ्रेंचाइज के प्रिंसिपल पे बनना चाहिए। एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है सबको वोटिंग का राइट मिले, जितने भी लोग अडल्ट हैं। ठीक है। और ये चीज़ें हम कंसेप्ट काफ़ी बारी एनसीईआरटी से लेके अब तक सब पढ़ चुके हैं। तो एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है जो भी, जिस भी कंट्री में जो भी एडल्ट एज है, उन सारे लोगों को आपके वोटिंग का राइट मिले, उसे हम एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। ब्रिटिश ने ये अपने आप में जो डिमांड है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने की, ये पहली बारी अगस्त ऑफर में एक्सेप्ट की थी, अगस्त के महीने में 1940 में। देखो वर्ल्ड वॉर 2 छिड़ चुकी थी। वर्ल्ड वॉर 2 में बिना इंडियन लीडर से डिस्कस किए, जो आपके वॉइस रॉय थे, उन्होंने इंडिया को पार्ट बना दिया था कि इंडिया भी वर्ल्ड वॉर 2 में हिस्सा लेगा जापान और जर्मनी के खिलाफ। इसके चलते हुए बहुत सारे इंडियन लीडर्स ने प्रोटेस्ट किया 1939 में। जो आपकी जब वॉर छिड़ी थी, तब आपके जितनी भी मिनिस्ट्रीज बनी थी, अगर आपको याद हो पिछला लेक्चर, 1935 का एक्ट बना था जिसके अंदर आपकी प्रोविंसेस के अंदर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाई थी कि प्रोविंसेस के अंदर अब सारी की सारी गवर्नमेंट, जो गवर्नर काम करेगा वो मिनिस्टर से पूछ के करेगा। इसके चलते हुए इलेक्शन 9 में जैसे ही वॉर डिक्लेयर हुई 1 सितंबर को, उसके बाद सारे के सारे कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने रिजाइन डाल दिए इस प्रोटेस्ट में कि बिना इंडियन लीडर्स को कंसल्ट किए आपने इंडिया को वॉर का भागीदारी बना दिया। अब इसके चलते हुए, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटेन बहुत बुरी तरह से पिट रहा था दोनों साइड से, आपके उस टाइम वॉइस रॉय जो इंडिया में थे वो थे लॉर्ड लिनलिथ गो। लॉर्ड लिनलिथ गो जो थे, उन्होंने एक कोशिश, एक अटेम्प्ट किया
कि वो इंडियंस की सपोर्ट जीत सकें। तो उन्होंने ये अगस्त ऑफर पेश किया था, जिसके अंदर पहली बात तो उन्होंने ये बोला था, देखो हमने जब से आपकी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च की थी ना 1930 में, हमने तब से अपना जो एम बना लिया था ना, वो था पूर्ण स्वराज, कि हमें तो फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। अगस्त ऑफर में लिनलित गो ने जो पहली बारी ऑफर दिया था, वो तो ये दिया था सबसे पहले तो कि इंडिया को एक डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा वर्ल्ड वॉर के एंड में। वर्ल्ड वॉर खत्म होगी, उसके बाद डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा, यानी कि ब्रिटिश रूल अभी भी ऊपर रहेगा, पर इंडियंस अपनी खुद की सरकार चला सकते हैं और एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बना दी जाएगी हर लेवल पे, अगर इंडियन लीडर्स अभी सपोर्ट करते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे जो दी गई वो ये था कि हम आपके लिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली भी बनाएंगे। ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होगी, ये इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करेगी और उसी के अंदर लिखा होगा कि डोमिनियन स्टेटस मिल रहा है इंडिया को। ठीक है, तो ये सारा गस्ट ऑफर ये था, वॉइस रॉय लिनलित गो ने किया था 1940 में। ये पहला फर्स्ट अटेम्प्ट था जहां पे ब्रिटिश ने रिकॉग्नाइज किया कि इंडियंस का अपना खुद का ओन कॉन्स्टिट्यूशन। पहली बारी कब रिकॉग्नाइज किया गया, ये अपने आप में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन बन के आ सकता होता है कभी पेपर में, तो इस चीज को आपने हमेशा याद रखना। अगली चीज है, देखो पर ये जो अगस्त ऑफर था, ऑब्वियसली इस पूरे ऑफर को सारी पार्टीज ने ही रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है, बाद में तो कांग्रेस के एक रिजेक्ट करने का कारण ये था कि क्योंकि इस ऑफर के अंदर ना लिनलित गो ने मुस्लिम लीग और बहुत सारी जो आपकी माइनॉरिटी पार्टीज थी, उन सबको ये श्योरिटी दी थी कि देखो कोई भी इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होगा, वो बिना आपकी मंजूरी के, बिना आपके एक्सेप्टेंस के नहीं पास किया जाएगा। तो अगर लेट्स सपोज कोई एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो मैक्सिमम इंडिया की पार्टीज मान चुकी हैं, पर कोई एक आदमी भी अगर माइनॉरिटी पार्टी नहीं मानती, तो इसका मतलब ये है कि हम सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशन ही कैंसिल करके बैठ जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा वो था, फैक्टर था, जिसके चलते हुए हमने ये एक्शन लेने का फैसला किया। हमने ये एक्शन लेने का फैसला किया कि हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, कि हम इस चीज़ के भागीदारी नहीं बनेंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग की ऑलरेडी इंटेंशन 1940 में उन्होंने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया था कि उनका तो इंटेंशन ही पाकिस्तान बनाने की। 1940 में उन्होंने पाकिस्तान डे भी मनाया था। ठीक है, उन्होंने फुल डिक्लेयर कर दिया था कि उन्हें पाकिस्तान चाहिए, तो इसके अंदर पाकिस्तान की कोई बात नहीं की गई थी। पर लिनलित गो ने बोला था कि आपको सेफ्टी है कि आपको एक तरह से मतलब, पर मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया तो वीटो पावर ही मिल गई उन्हें। वीटो का मतलब होता है अगर इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, सारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजेक्ट हो गया, चाहे बाकी सारे लोग मान के बैठे हों। तो कोई भी माइनॉरिटी पार्टी, मुस्लिम लीग खासकर कंटेंशन में थी, क्योंकि मुस्लिम लीग अलग देश चाहती थी, अलग डिवीजन चाहती थी। ठीक है, पाकिस्तान की डिमांड एंड मोमेंट तक नहीं मानी गई है। ठीक है, बार-बार अलग-अलग फ़ॉर्मूला से कोशिश की गई कि पाकिस्तान ना बने, पर कहीं न कहीं सर्कमस्टांसेस ऐसे बनते ही गए एक छो और जिन्ना को जितना वो लगता गया कि शायद मेरी पॉलिटिक्स बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी इसके बाद, तो जिन्ना भी उतने ज़्यादा कट्टर होते गए इस चीज़ को लेके कि नहीं पाकिस्तान चाहिए ही चाहिए। और ऑब्वियसली फिर उन्होंने लोगों को वैसे ही भड़काया, तो इसीलिए पाकिस्तान बना। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी थी, वो किस प्लान के अकॉर्डिंग बनी थी? देखो 1946 में आपका कैबिनेट मिशन भेजा गया था ब्रिटेन से, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुकी थी। ये कैबिनेट मिशन में आपके 3 मिनिस्टर्स थे ब्रिटिश कैबिनेट के, इसीलिए इसे कैबिनेट मिशन कहते हैं। ठीक है? ये कैबिनेट मिशन ने सारी पार्टी से मुलाकात की, इंडिया को स्टडी किया और उसके बाद एक पूरा डिटेल्ड प्लान रखा कि इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनेगी। कैबिनेट मिशन प्लान ने जो पूरा प्लान दिया वो ये था कि टोटल देखो 389 सीटें बनाई जाएंगी, जिसमें से कुछ सीटें ब्रिटिश प्रोविंसेस, जैसे मैंने आपको पहले बताया सारा इंडिया ब्रिटिश ब्रिटिश नहीं कंट्रोल करते थे। इंडिया के अंदर दो हिस्से थे, एक तो ब्रिटिश के द्वारा डोमिनेटेड प्रोविंसेस थे जहाँ पे उनकी एडमिनिस्ट्रेशन थी, और दूसरी साइड पे प्रिंसली स्टेट्स थी जहाँ पे आपके राजे एग्जिस्ट करते थे। तो आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी थी, वो आपकी पार्शली रिप्रेजेंटेटिव और पार्शली नॉमिनेटेड बननी थी, तो दोनों का एक मिक्सचर बनना था।
ठीक है, सारी की सारी 100% नहीं होनी थी, पार्शली दोनों चीज़ों का मिक्सचर होना था। अब ये जो पार्शली भी होना था, इनके अंदर भी सीटें बाँटी हुई थी, ठीक है? 292 आपके रिप्रेजेंटेटिव्स चुने जाएँगे ब्रिटिश प्रोविंसेस से। देखो यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं होने थे, ये सारे के सारे इनडायरेक्टली चुने जाने थे। इनडायरेक्टली कैसे चुने जाने थे? देखो क्योंकि हर प्रोविंस के अंदर अपना खुद का लेजिस्लेटिव काउंसिल एग्जिस्ट करता था। हमने एक्ट्स के अंदर भी पढ़ा कि अलग-अलग प्रोविंसेस को लेजिस्लेटिव काउंसिल दे दिए गए थे। सारी स्टेट्स के अंदर सीटें बाँटी जानी थी कि लेट्स सपोज़ यूनाइटेड प्रोविंस जो उत्तर प्रदेश का पुराना नाम है, लेट्स सपोज़ इसे 44 सीटें दी गई। अब ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ये अपनी स्टेट के अंदर से कोई भी 44 लोगों को चुनेंगे और उन्हें अपने बिहाफ पे भेज देंगे। वैसे ही मद्रास हो गया, मद्रास को लेट्स सपोज़ आपकी 50 सीटें दी गई। मद्रास अपने सारे एरिया से 50 लोगों को चुनेगा और वो यहाँ पे भेज देगा। इस तरीके से आपकी सारी की सारी असेंबली इनडायरेक्टली लोग वोट नहीं डाल रहे हैं, ये जो काउंसिल्स हैं, ये अपनी पॉपुलेशन में से लोगों को चुन के भेज रहे हैं, तो यही तो इनडायरेक्ट सिस्टम है। तो यहाँ पे ये जो इलेक्शंस हो रहे थे, ये जो रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम था, ये इनडायरेक्टली चुने गए लोग थे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आए। इसी कारण कई बारी ये भी आपके मेंस में क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक्चुअली एक इलेक्ट मतलब क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक्चुअली हम कह सकते हैं कि ये एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी या नहीं कह सकते? तो ये अक्सर मेंस के अंदर क्वेश्चन आता है और इसके मैं आपको अभी कुछ टाइम में पॉइंट्स बताता हूँ। ठीक है, पहले एक बारी ये सारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिस्कस कर दूँ, फिर मैं इस स्पेसिफिक क्वेश्चन के ऊपर आऊँगा। ये काफ़ी बारी आया हुआ है पेपर में, बहुत सारे पेपरों में यूपीएससी भी मल्टीपल टाइम रिपीट है और स्टेट्स के अंदर भी ये कई बारी आया हुआ है क्योंकि बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है ये एग्जामिनर्स का, तो इसे हम अच्छे से समझेंगे। अब देखो दूसरी साइड पे आपके प्रिंसली स्टेट्स, तो प्रिंसली स्टेट्स भी जितनी स्टेट्स थी डिपेंडिंग कि उनका साइज कितना है, उनकी पॉपुलेशन कितनी है, उनके अंदर भी सीटें बाँट दी गई। जो बड़ी हैं लेट्स सपोज़ किसी को 10 दे दी गई, किसी को 2 दी गई, किसी को 8 दी गई। तो ऐसे सारी सीटें बाँट दी गई सारे प्रिंसली स्टेट्स में। ये ब्रिटिश प्रोविंसेस से 93 आपके राजाओं ने अपने-अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन के भेजने थे और हमारे इंडिया में ना 4 ऐसे भी प्रोविंस थे जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल अपने आप में नहीं था। वहाँ पे चीफ कमिश्नर उन एरियाज़ को चलाते थे। ये कुछ सेंसिटिव एरियाज़ थे। औ इस कारण इनके लिए यहाँ पे एक अलग से एडमिनिस्ट्रेशन का फॉर्मेट एग्ज़िस्ट करता था। तो चीफ कमिश्नर एग्ज़िस्ट करते थे। तो ये थे दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान का एरिया। ठीक है? ये जो चारों एरियाज़ थे, आपके कुर्ग आपके कर्नाटका में पड़ गया आज, ठीक है? तो ये जो सारे के सारे बलूचिस्तान अब पाकिस्तान में जा चुका है, बाकी चलो हमारे यहीं पे हैं। मारवाड़ी एरिया भी कुछ पाकिस्तान साइड पे है, पर ज़्यादातर यहीं पे है, 95% हमारे इस साइड पे ही है। अब ये जो सारे के सारे आपके चारों चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस बने थे, ठीक है? ये आपके इन मतलब इन्होंने भी अपने एक-एक रिप्रेजेंटेटिव मतलब 4 प्रोविंस से इन्होंने भी अपने एक-एक रिप्रेजेंटेटिव भेजने थे और इस तरीके से ये सारा एरिया, ठीक है? अब हुआ क्या ये जितने भी प्रोविंसेस के अंदर इलेक्शन हुए, ठीक है? उसमें से कांग्रेस को 208 सीटें मिल गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, मुस्लिम लीग को सिर्फ 73 मिली। ये एक और कंटेंशन का पॉइंट यहाँ पे अब जिन्ना को पता चल गया कि देखो मैं तो कभी डोमिनेट कर ही नहीं पाऊंगा, मैं तो 50% भी नहीं उनका। तो जिन्ना को समझ आ गया था और लॉन्ग टर्म में मतलब पहले उसने 1937 की इलेक्शन देख लिया, फिर उसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर्मेशन में देख लिया। उसे समझ आ गया कि लोग मुझे ऐसे नहीं पसंद करते, ठीक है? और मेरी सोच को कोई पसंद नहीं कर रहा और ऑब्वियसली मैं फिर कभी पॉलिटिक्स में आगे जा ही नहीं पाऊंगा। इसीलिए वो इसके बाद अड़ गया था कि मुझे तो पाकिस्तान ही चाहिए, ठीक है? फाइनली लॉर्ड माउंट बेटन ने आके पाकिस्तान बनवा दिया और उसके बाद पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अलग होगी, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अलग होगी, ठीक है? हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहली बारी पार्टीशन से पहले ही मिल चुकी थी, 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है? जो अपने आप में एक सॉवरेन बॉडी बननी थी, ठीक है? और इसने इंडिया के लिए अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करना था। अभी ये वो पार्टीशन ये सारी बातें भी नहीं हुई हैं, पर पहली मीटिंग के अंदर ऑब्वियसली मुस्लिम लीग नहीं आई थी, दूसरी मीटिंग तक वो आ गए थे, ठीक है? पर
जो हम कहते हैं कि 14 अगस्त के बाद ही मेन काम शुरू हुआ, क्योंकि जब पाकिस्तान अलग हो गया उसके बाद ही। तो जब पाकिस्तान अलग हुआ, जितने भी उसके मेंबर्स थे, जो उस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी के मेंबर्स थे, जो पाकिस्तान के मेंबर्स थे, पाकिस्तान के एरिया जो अब पाकिस्तान को दे दिए गए, वहाँ से जिन लोगों को रिप्रेजेंटेशन दी हुई थी, अब वो सारी सीटें माइनस करनी थी। इसी कारण ये जो टोटल नंबर था 389 का, अब ये रिड्यूस हो गया, पहले 389 था, अब ये रिड्यूस होके 299 रह गया। यानी कि इंडिया के अंदर टोटल, चाहे वो ब्रिटिश प्रोविंसेस हों, चाहे प्रिंसली स्टेट्स हों, टोटल करके अब 299 सीटें रहेगी। 299 में से 229 आपकी ब्रिटिश प्रोविंसेस जहाँ से लोग चुने जाने थे, और 70 सीटें आपकी, 70 सीट्स आपकी प्रिंसली स्टेट्स में से, जहाँ से आपके अ, नॉमिनेट होने थे प्रिंसेस के द्वारा, ठीक है? और ये सारी रीऑर्गेनाइजेशन के बाद, ये सारे सिस्टम दोबारा से सेट होने के बाद 31 दिसंबर 1947 इंडिपेंडेंस आ चुकी थी, उसके बाद ये प्रॉपरली जाके ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनिंग में आई, ठीक है? टोटल ये 299 जो कैंडिडेट्स थे इसके अंदर, वो सारे के सारे अलग-अलग कास्ट, रीजन, रिलिजन, जेंडर, इन सारों को रिप्रेजेंट करते थे। तो बहुत ही वाइब्रेंट और डाइवर्सिटी बहुत थी, अलग-अलग जगहों से, अलग-अलग रिलिजन, रीजन, कास्ट, हर कोई रिप्रेजेंटेड था यहाँ पे। तो हर मुद्दे की जो बात थी और बहुत सारी डिबेट्स हर चीज़ को लेके यहाँ पे हुई हैं। जैसे इंडिया की आज भी कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं एग्जिस्ट करती, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि इंडिया के अंदर कभी इस चीज़ का प्रोविज़न आ ही नहीं पाया कि हम किस लैंग्वेज को अपनी नेशनल लैंग्वेज बनाएँ। ठीक है? इसके ऊपर भी क्योंकि बहुत ज़्यादा डिबेट्स थी। अब ये सारे डेलीगेट्स 114 डेज़ टोटल बैठे हैं, मतलब एक तरह से 2 साल, 11 महीने और 18 दिन टोटल। तो 3 साल पर एग्ज़ैक्ट अगर देखो तो 2 साल, 11 महीने, 18 दिन सारी की सारी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी। आपके ड्राफ्ट्स बने, ड्राफ्ट्स एडिट हुए, अलग-अलग प्रोविजंस पे डिटेल्ड डिस्कशन हुई है, बहुत डिस्कशंस हुई हैं। ठीक है? मैं इस सारे लेक्चर के साथ आपके साथ आज एक प्लेलिस्ट शेयर करूँगा। आपने इस लेक्चर के बाद जो काम करना है, वो सारी की सारी प्लेलिस्ट देखनी शुरू करनी है। अगर आपने वो प्लेलिस्ट अभी ही देख ली ना, पहले पॉलिटी करने से पहले, तो आप, क्या हो जाएगा कि आप इस चीज़ को बेस्ट यूटिलाइज़ कर पाओगे कि आपको ऑलरेडी एक क्या डिबेट्स हुई हैं, वहाँ पे किसने क्या बोला, एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा। हमने बेसिक स्ट्रक्चर ऑलरेडी इंडियन पॉलिटी की एनसीईआरटी में किया था। उसके बाद हम ये कॉन्स्टिट्यूएंट कैसे एक्ट्स बने और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या कर रही थी, उसके बारे हमने यहाँ बेसिक पढ़ा। उसके बाद आपके जो अब संसद टीवी बन चुका है, पहले राज्यसभा टीवी था, उन्होंने एक बहुत सुंदर क्रिएशन की है इन सारी डिबेट्स की। मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि एक बारी सारे उन डिबेट्स को बैठ के सुनें। अगर आपने उन डिबेट्स को सुना, पढ़ा, ट्रस्ट मी, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी ना इंडियन पॉलिटी में, और जो आपको आंसर राइटिंग में भी मदद मिलेगी। क्योंकि आप, जो उन लोगों ने बोला है, उन्होंने उन्हीं डायलॉग्स को आगे दोबारा से रिप्रेज़ेंट किया है। तो आपको अपने आप पता चलेगा अच्छा किसका व्यू क्या था, क्या बोलना वो चाहते हैं। उसके बाद देखो, जो कॉन्स्टिट्यूएंट के ड्राफ्ट बनाने की जो ज़िम्मेदारी थी, उसके लिए एक ड्राफ्टिंग कमिटी बनाएगी, जिसका काम था सारे के सारे प्रोविजंस को स्टडी करके, कंपाइल करके तैयार करना। उसके बाद जब भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर डिबेट होगी, जो भी चेंजेस करने हैं, वो फिर चेंजेस किए, नया ड्राफ्ट प्रेज़ेंट किया। इसके आपके चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है? वो इसके चेयरपर्सन थे। अब ओवरऑल अगर मैं टाइमलाइन की बात करूं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बनी थी, क्या काम कर रही थी? देखो, नवंबर 1946 को आपकी फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुई, जैसे हमने अभी पढ़ा। 11 दिसंबर 1946 को आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दिए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है? और वाइस चेयरमैन बनाए गए थे हरिंदर कुमार मुखर्जी, और लीगल एडवाइजर थे आपके बीएन राव। तो ये तीन 1946 को ही चुन दिए गए थे। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ना एक टाइम पे, मतलब सिर्फ़ जो पार्लियामेंट थी इंडिया की, ये जो सारे के सारे डेलीगेट्स चुने गए थे ना, ये सिर्फ़ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम नहीं कर रहे थे। एक टाइप पे अलग-अलग 2 मीटिंग्स होती होती थी। एक मीटिंग होती थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, जहाँ पे आपका कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया जा रहा था।
इसके अलावा एज़ अ पार्लियामेंट भी वो मिलते थे, आपके एज़ अ लेजिस्लेटिव बॉडी भी वो मिलते थे, जहाँ पे इंडिया के लिए बाकी जो कानून तैयार होने हैं ना, जो बाकी लॉज़ हैं, देखो कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक सिंगल किताब है। इसके अलावा जितने भी एक्ट हैं, प्रोविजंस हैं, इंडियन पीनल कोड हो गया, ठीक है? और मतलब ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस जो हैं, वो सारे के सारे आपके इसी तरीके से आते हैं कि अ अ हाँ, हाँ, क्या कह रहा था? कि वो इसी तरीके से आते हैं कि ये कानून भी साथ के साथ या तो डिस्कस किए गए जो ब्रिटिश ने ऑलरेडी पास किए हुए थे कि हमने मॉडर्न इंडिया में कौन से कानून अभी भी रखने हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट इंडिया में, या कौन सी चीज़ें चेंज करनी है, कैसे चेंज करनी है, किस हद तक चेंज करनी है, कोई नया कानून बनाना है, वो सब कुछ इस लेजिस्लेटिव असेंबली में चेंज होता था, ठीक है? मतलब यहाँ डिस्कस होता था। तो ये 2 बॉडीज़ थे, तो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की भी बात कर रहा हूँ, उसके हेड बने। 13th दिसंबर 1946, ये बेसिकली आपकी सेकंड मीटिंग थी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ओरिजिनली बनने के बाद, ठीक है? यहाँ पे सेकंड मीटिंग के अंदर ना जवाहरलाल नेहरू ने एक स्पीच दी थी, जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन। जवाहरलाल नेहरू ने इस स्पीच में ये बोला था कि देखो आज जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यहाँ पे बैठ रही है, हमारा अल्टीमेट एम क्या है? हम क्या अचीव करना चाहते हैं, ठीक है? तो आज हम अगर कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, इस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू मैं इंडिया को कैसा बनाना चाहता हूँ, क्या देना चाहता हूँ, वो सब कुछ उन्होंने डिस्कस किया और उसके बाद इसके ऊपर वोट पड़ी और सबने ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन जनवरी में पास भी कर दिया था, ठीक है? 22 जुलाई 1947 को इंडिया का नेशनल फ्लैग अडॉप्ट कर लिया गया था, जो आज जिसे हम तिरंगा कहते हैं, वो 22 जुलाई को अडॉप्ट कर लिया गया था, ठीक है? तो हमारी इंडिपेंडेंस से पहले हमारे पास फ्लैग आ चुका था। 29 अगस्त 1947 इंडिपेंडेंस आ चुकी थी, पार्टीशन हो चुका था। यहाँ पे आपके ड्राफ्टिंग कमेटी अपॉइंट कर दी गई अब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को चेयरपर्सन बना के। 16 जुलाई 1948 को आपके देखो पहले एक वाइस चेयरपर्सन थे, यहाँ पे एक और वाइस चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए, ठीक है? पहले आपके हरिंदर कुमार मुखर्जी थे, अब वीटी कृष्णचारी को भी आपका वाइस प्रेसिडेंट, सेकंड वाइस प्रेसिडेंट चुन दिया गया। यानी कि आपकी असेंबली ऐसी थी कि एक प्रेसिडेंट थे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उनके नीचे 2 वाइस प्रेसिडेंट्स थे, ठीक है? एक तो आपके अ, एचसी मुखर्जी और दूसरे आपके वीटी कृष्णमचारी, ठीक है? तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बन गया। पर पहले एक को अपॉइंट किया गया, बाद में दूसरे को। ये आपको कभी अपने आप में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पहले किसे अपॉइंट किया गया, बाद में किसे अपॉइंट किया गया? पहले जिसे अपॉइंट किया गया था वो अ, कौन थे, ठीक है? या ये स्टेटमेंट बन के आ सकती है कि दोनों वाइस प्रेज़िडेंट को एक साथ ही अपॉइंट किया गया था, वो गलत होगी, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें इसलिए बतानी आपको ज़रूरी है कि आप पेपर में ये चीज़ों की गलती ना कर दो, ठीक है? नोट्स में इससे भी ज़्यादा डिटेलिंग है जो इस लेक्चर के साथ में है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे और ज़्यादा डिटेलिंग आपको मिलेगी, पर ये चीज़ यहाँ पे साथ-साथ बतानी ज़रूरी है। 26 नवंबर 1949 को इसके बाद आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तैयार हो गया। इसी दिन आपका प्रीएम्बल आपके कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया था, ठीक है? और कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनली साइन करके इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा हो गया था। इसीलिए इसी डे को हम एज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाते हैं हर साल। 26 नवंबर को हर साल आपका कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। 24 जनवरी 1950 को हमने फाइनल मीटिंग की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की और 26 जनवरी को हमने कॉन्स्टिट्यूशन लागू कर दिया 1950 में, ठीक है? इसीलिए उस दिन हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। हमने 26 जनवरी 19 मतलब 26 जनवरी की डेट क्यों? अगर कॉन्स्टिट्यूशन इस दिन तैयार हो गया तो इसी दिन लागू कर देते। 2 महीने क्यों वेट की? क्योंकि 26 जनवरी 1930 के उसमें मैंने आपको पहले बताया 1930 से हमारा एम रहा था पूर्ण स्वराज का। 26 जनवरी 1930 को पहली बारी आपका इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था, ठीक है? तो 26 जनवरी 1930 को पहली बारी आपका इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था, तो इसी कारण आपके यहाँ पे ये चीज़ मार्क की जाती है, ठीक है?
अब इसके बाद यहाँ पे आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी की बात करें, देखो आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स कौन थे और क्या वो था, आपको कभी ये भी अपने आप में क्वेश्चन आ सकता है। आजकल जो आपकी पब्लिक सर्विस कमीशन है ना, वो थोड़े से अंदर जाके क्वेश्चन पूछ रही हैं, थोड़े से ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चन पूछ रही हैं, तो हमें ऐसी नॉलेज रखनी ज़रूरी है। देखो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन हमें ऑलरेडी बताया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। उसके अलावा आपके 6 मेंबर और भी थे, ममूनिश मोहम्मद सदुला, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, गोपाला स्वामी अयंगर, एन माधवराव और डीपी केथन। अब इसमें से जो एन माधवराव थे, उनकी जगह ओरिजिनली जो मेंबर थे ना, वो थे बीएल मिटर। पर बीएल मिटर की हेल्थ काफी खराब हो गई थी, तो वो रिजाइन करके चले गए थे, इस कारण एल माधवराव ने कंटिन्यू किया था। दूसरे जो आपके डीपी कैथन थे, डीपी कैथन की ना डेथ हो गई थी 1948 में। उनकी जगह आपकी टीटी कृष्णमचारी ने बाद में ली थी। ठीक है? तो कई बारी आपके ये पेपर में क्वेश्चन आया था, देखो पूरा इन्होंने किया है 1948 में, तो क्योंकि ये आ गए थे और इन्होंने किया है। कई बारी ओरिजिनल टीम पूछोगे तो सबसे पहली ओरिजिनल टीम में ये नाम होंगे। ठीक है? या कभी भी आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस मेंबर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाते टाइम ड्राफ्टिंग कमेटी में डेथ हो गई थी, तो वो थे आपके डीपी कैथन। ठीक है? और उनकी जगह किसने ली, आपको ये क्वेश्चन आ गया तो टीटी कृष्णमचारी। तो ऐसे आप कुछ फैक्ट्स इसलिए बताने जरूरी होते हैं क्योंकि ये पेपर में आ जाते हैं। अब इसके अलावा यहाँ पे मैंने एक पूरी डिटेल लिस्ट दी है, यही आपके नोट्स में भी है। देखो ये आपको याद करने ज़रूरी है, ये अपने आप में क्वेश्चन आ जाता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरपर्सन कौन था, पावर कमेटी का चेयरपर्सन कौन था, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का चेयरपर्सन कौन था, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का चेयरपर्सन कौन था। उसके बाद हमारे ओवरऑल एडवाइजरी कमेटी, फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटीज़, ट्राइबल्स और एक्सक्लूडेड एरिया का चेयरपर्सन वल्लभ भाई पटेल थे। पर इसके अंडर सब कमिटीज थी। फंडामेंटल राइट्स की सब कमेटी का चेयरपर्सन कौन था, जेबी कृपलानी। माइनॉरिटीज से कौन बात कर रहा था, एच सी मुखर्जी। नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर जो ट्राइबल एरिया, जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, उससे कौन इंटरेक्ट कर रहा था, वहां की ट्राइब से, और सबसे गोपीनाथ बरदोलियो। ठीक है? तो ऐसी जितनी भी चीजें हैं ये आपको याद रखनी जरूरी है। नेशनल फ्लैग और आपकी हाउस कमेटी, एचओसी कमेटी को कौन मैनेज कर रहा था, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है? स्टीयरिंग कमेटी किनके पास थी, राजेंद्र प्रसाद, ऑब्वियसली वो चेयरपर्सन थे। ठीक है? तो स्टेट्स के साथ जो अलग 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 प्रोविंसेस के साथ नेगोशिएशन की कमिटी थी। देखो हम सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑब्वियसली उन्होंने लीड किया इस चीज को, पर उस कमिटी के हेड जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये कभी ना कभी आपके ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको ये सारी लैंग्वेज यूनियन की क्या होगी, इंडिया में क्या होगी, उसके चेयरपर्सन, ये सारे आपको, ये सारी लिस्ट यहाँ पे आपको ये याद करनी ज़रूरी है। ठीक है? ये पूरी लिस्ट लिख के चाहे याद करके अच्छे से रिवाइज़ कर कर के पढ़ना। अब जो आपका ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन पेश किया गया, इस ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन में ऐसा क्या था, जो हमें पढ़ना ज़रूरी है। देखो इस ऑब आपको कभी ना कभी ये पेपर में क्वेश्चन बन सकता होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन पेश हुआ था, उसमें क्या-क्या लिखा था। तो इन ये सारी लाइनों का आपको पता होना चाहिए कि देखो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन पेश किया गया था। तो इसके अंदर आपके उन्होंने बोला कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक देश बनेगा। इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ एस्टरवाइल ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज, इंडियन स्टेट्स एंड अदर पार्ट आउटसाइड इंडियन ब्रिटिश इंडियन एंड इंडियन स्टेट एज आर विलिंग टू बी पार्ट ऑफ द यूनियन। तो कोई भी जो यूनियन ऑफ इंडिया को ज्वाइन करना चाहता है, वो यूनियन ऑफ इंडिया को ज्वाइन करे। देखो यहाँ पे भी फेडरल वर्ड मेंशन नहीं है, यहाँ पे भी जो वर्ड मेंशन्ड है ना, वो यूनियन मेंशन्ड है। तो ये भी अपने आप में कभी क्वेश्चन बन सकता है, जैसे हम कहते हैं कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फेडरल वर्ड नहीं लिखा हुआ, इवन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर फेडरल वर्ड नहीं लिखा हुआ। ठीक है? अ, तो इसके नीचे बस लिख दिया कि जो टेरिटरीज यूनियन का पार्ट बनेंगी, वो एक तरह से ऑटोनॉमस यूनिट होगी, उन्हें अपनी खुद की पावर्स और फंक्शंस एक्सरसाइज करने दिया जाएगा, अनटिल अनलेस वो फंक्शंस आपके यूनियन को नहीं दिए गए। तो शेड्यूल 7 की फॉर्मेशन यहीं से होती है। ठीक है? उसके बाद
सारी पावर, अथॉरिटी, सॉवरेन, इंडिपेंडेंट इंडिया की कहाँ से आएगी ये पावर, सॉवरेनिटी कहाँ से आएगी? पीपल ऑफ इंडिया से, अपने आप से। तो ये आपके प्रीवियस ईयर पेपर के प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन है और कहीं और भी यूज हो सकता है, इस चीज को भी याद रखो। ठीक है। इसके बाद ऑल पीपल ऑफ इंडिया शैल बी गारंटीड सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस। तो आज हमारे, अगर आप, जब हम प्रिएम्बल पढ़ेंगे, प्रिएम्बल के अंदर आप नोटिस करोगे उसके अंदर सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, यही 3 जस्टिस दिए हैं और इसी सीक्वेंस में दिए हुए हैं। ठीक है। इक्वालिटी, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी, लॉ का कंसेप्ट आपके फंडामेंटल राइट्स का पार्ट बनता है। फंडामेंटल फ्रीडम, बोलने की हमें स्पीच, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, ये सब कुछ आपके फंडामेंटल राइट्स का हिस्सा बनता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटीज को भी गारंटी दी गई है, बैकवर्ड एरियाज और ट्राइबल एरिया के लिए अलग से शेड्यूल भी एग्जिस्ट करते हैं। शेड्यूल आपका 5 और 6 कॉन्स्टिट्यूशन में, ये दोनों आपके ट्राइबल एरियाज से कनेक्टेड है। थोड़ा सा फर्क है इनमें, पर अभी के लिए बस बताने के लिए ये चीज़, आगे जाके इन चीज़ों को हम पूरे डिटेल में चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इंडिया की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी रिपब्लिक की देखी जाएगी। सॉवरेन राइट ऑफ द लैंड, सी एंड एयर हमेशा मेंटेन किया जाएगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ों ने इंस्पायर किया है आपके इंडिया की पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को। तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसी कारण इसकी सारी स्टेटमेंट्स, वर्डिंग, सब कुछ पता होना चाहिए। अब इसके बाद जो हमने करना है वो ना, हमने कॉन्स्टिट्यूशन का ओवरव्यू लेना है। ठीक है। एक मिनट देना। हाँ। तो ओवरव्यू में ओवरव्यू में सबसे पहले आर्टिकल्स देखें कॉन्स्टिट्यूशन के। देखो कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग चैप्टर जैसे पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 4 ए, मतलब ये बाद में इंसर्ट किया गया था 42nd अमेंडमेंट से, वो इस साइड पे लिख दी गई है आपके नोट्स के अंदर सारे डिटेल। तो ऐसे ही जितने पार्ट हैं, देखो एक चीज बेसिक याद करने के लिए पेपर में, एक ना कभी भी स्मार्ट वर्क में गेस करने के लिए अच्छा काम आ जाता है। अगर आपको ये याद होगा हर पार्ट में कितने नंबर से कितने नंबर तक आर्टिकल हैं और दूसरे इस पार्ट का नाम क्या है। ठीक है। और अगर कोई पार्ट अमेंडमेंट से आया तो ये आपका एक पूरा ऐसे डिटेल्ड टेबल दे दिया गया है। इस टेबल को आपके लिए पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कौन से आर्टिकल में, जैसे आपको आ जाए यूनियन टेरिटरीज, मतलब आपको लेट्स सपोज पेपर में एमसीक्यू आ जाए 4 ऑप्शन बन के कि इनमें से कौन सा यूनियन टेरिटरी का आर्टिकल है। अगर आपको आर्टिकल का नंबर पता है ना, 239 से 242, लेट्स सपोज यहाँ पे आ गया था 240, आपने यहाँ पढ़ा हुआ है कि 239 से 240 आर्टिकल आपके यूनियन टेरिटरीज के हैं, तो अपने आप ही आप पेपर में गेस कर पाओगे इन चीजों को। ठीक है। 7वें अमेंडमेंट, तो ये सारा का सारा आपको टेबल अच्छे से पता होना चाहिए इसी चीज के कारण। ठीक है। ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन को आपको पढ़ना जरूरी है। ट्रिब्यूनल्स चीजें बाद में ऐड की गई थी। ठीक है। एनसीईआरटी के टाइम मैंने आपको ये बताया था, देखो पंचायत का 9th, फिर 9th A, 9th B आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सारे बाद में ऐड किए गए हैं। ठीक है। तो इस तरीके से और मैंने अभी आपको बताया शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज के लिए अलग से पार्ट भी एग्जिस्ट करता है और शेड्यूल भी एग्जिस्ट करता है। शेड्यूल्ड एरियाज और ट्राइबल एरियाज के लिए, तो उन्हें भी हमने प्रोटेक्शन दी हुई है। ठीक है। आपकी जो आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सारे हमने चैप्टर पढ़ने हैं। सारे के सारे जो प्रोविजंस हैं आपको एक सीक्वेंस में याद करने हैं। ये थोड़ा सा क्रैमिंग का भी काम है और इसमें रोज ऐसा मार्क करके चलो कि आप रोज आधा घंटा सिर्फ इसे लगाओ, पढ़ो इसे रोज बैठ के और रोज लिखो इसे बैठ के। रोज आधा आधा घंटा लिखोगे ना, देखना 2 हफ्ते में आपको ये सारे आर्टिकल्स याद होने लग जाएंगे। ये पार्ट यहाँ पे है, इसकी अमेंडमेंट इससे आया है। ये जब चीजें एक बार तुम्हें याद होगी ना, उसके बाद ये तुम्हें हमेशा के लिए पेपर में काम आएंगी। ठीक है। अब मैं शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं, सिमिलरली आपको शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी तैयार करने हैं। फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल, करते कराते जैसे मैंने आपको बताया था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल थे।
9 शेड्यूल आपका फर्स्ट अमेंडमेंट से आया था, 10 शेड्यूल आपका 52nd अमेंडमेंट से, 11th और 12th ये पंचायत और म्यूनसिपैलिटी के 73rd और नीचे वाला 74th से, ठीक है? तो इस तरीके से ये सारा का सारा एरिया यहाँ पे। अब इसके अंदर इसके अलावा जो अंदर और भी प्रोविज़न दिए हैं देखो, आपकी जैसे 8th शेड्यूल आपकी 22 ऑफ़िशियल लैंग्वेजेज़ के बारे में बताता है, ठीक है? कि इंडिया की कौन सी ऑफ़िशियल लैंग्वेजेज़ हैं। ये अपने आप में कभी क्वेश्चन आ सकता है कि आपकी कौन सी ऑफ़िशियल लैंग्वेजेज़ हैं। कई लैंग्वेजेज़ आपकी बाद में ऐड की गई हैं, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं थी, ये बाद में ऐड की गई। तो ये जो बाद में ऐड की गई है ना, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि लेट्स सपोज़ सिंधी कौन-सी अमेंडमेंट से ऐड की गई है? कोंकणी, मेथी, नेपाली कौन-सी अमेंडमेंट से ऐड की गई है? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली ये कौन-सी अमेंडमेंट से ऐड की गई है? तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? आप ये सेम टेबल चाहे नेट से डाउनलोड कर सकते हो, चाहे इन नोट्स से रेफ़र कर सकते हो, ठीक है? और मैं ये भी रिकमेंडेशन दूँगा कि लॉन्ग टर्म में इन चीज़ों को याद करना है ना, इन चीज़ों का एक चाहे अपने नोट्स में से प्रिंट लेके, चाहे नेट से प्रिंट लेके, सारे शेड्यूल्स को प्रिंट करके जहाँ पे भी आप स्टडी करते हो, आपका जो भी स्टडी टेबल है, कहीं न कहीं आप इसे अपने सामने लगा के रख लीजिए, ताकि ये लगातार आपको इन्फॉर्मेशन देता रहे कि अच्छा, ये चीज़ यहाँ से ये थी, जब भी आप फ्री हो, हमेशा इस चीज़ को रीड कर लीजिए। दूसरी चीज़ मैंने आपको बोला, अब से रोज़ आधा घंटा आपने इन्हीं चीज़ों को पढ़ना है। ये आधा घंटा पढ़ते रहोगे ना, खुद देखना 15 दिन में आप मेरी इस एडवाइस को मान जाओगे कि 15 दिन में आपको ये सारे नाम, सारे पार्ट्स याद होंगे। थर्ड शेड्यूल में किस-किस की ओथ लिखी हुई है, आपके सारे मिनिस्टर्स की, ठीक है, पार्लियामेंट के कोई भी इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है, ठीक है, उसके बाद कोई पार्लियामेंट में इलेक्ट हो चुका है, उसकी ओथ, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, कैग की, ये सारी की सारी, इन सारे ऑफिसेज़ बारे आगे हम पढ़ते जाएँगे। वहाँ पे हम पढ़ेंगे कि थर्ड शेड्यूल में इनकी ओथ लिखी हुई है। पर वही बात है, पहले एक बारी पढ़ा होगा तो आपको ऑब्वियसली वो चीज़ ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपने डिटेल में स्टडी करना है। ठीक है? तो ये थे आपका ये वाला लेक्चर।